सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। तो आइए दोस्तों, आपका मैं टॉप 30 क्वेश्चंस समान अध्ययन का लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, पहला हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो कौन सा एक स्तंभ लेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को क्या कहा है, सम्राट घोषित किया है? तो बताइए दोस्तों, मास्की का लघु स्तंभ, रोमिंदेही का स्तंभ, कीन का स्तंभ या आपका भाब्रू का स्तंभ? तो भाब्रू का स्तंभ, जो भाब्रू का स्तंभ है, ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसको भी रट लीजिएगा। तो राजस्थान का जो भाब्रू का अभिलेख है, स्तंभ है, तो यहाँ पर अशोक ने स्वयं को क्या किया है? देवनापम प्रियदर्शनो लाजनो मागधो, यानी ये श्लोक वहाँ पर लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है कि देवताओं के प्रियदर्शी राजा कौन है? मगध है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका आंसर नंबर आपका डी। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृत का धूर समझा जाता था? तो किसको समझा जाता था? अंग और मगध को, कौशल और विदेह को, कुरु और पंचाल को, या मत्स्य और सूरसेन को? तो आपका उत्तर वैदिक काल हम किसको कहते हैं? बताइए दोस्तों। तो जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषदों की रचना हुई है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल का अंतिम दौर कब था? 600 ईसा पूर्व, ये आपका अंतिम समय में चल रहा था उत्तर वैदिक काल का। और इस काल के लोग कौशल, विदेह और अंगराज से परिचित थे। तो मगध अंग जो कि आपका बाहर का क्षेत्र था, आर्यों के क्षेत्र के बाहर थे। तो पुरु, तो ये याद रखिएगा, पुरु और भरत मिलकर क्या कहलाए? कुरु कहलाए। तो पुरु और भरत मिलकर क्या कह रहा है? आपके कुरु। और तुर्वस और कृवि मिलकर वो पांचाल कहलाए। तो यही आपका, जिसे हम धुर के नाम से भी जानते हैं, यानी संस्कृति के, आर्य संस्कृत का धुर कौन है? कुरु और पांचाल। आंसर नंबर आपका डी। आइए मैथ का क्वेश्चन है। निम्न श्रृंखलाओं में अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए, 35 है ये, फिर 32 है, फिर 34 है, फिर 31 है, फिर 33 है। तो हम क्रम भिड़ाएंगे। तो क्या क्रम चल रहा है आपका? 35 में हम कितना जोड़े या कितना घटाए कि 32 आ जाए? तो 35 - 3 कितना हो गया? 32। तो -3 हुआ ये। फिर 32 में 34, यानी 32 + 2 कितना हो गया आपका? 34। फिर 34 और फिर 31 आ रहा है, तो 34 - 3 कितना हो गया? 31। अब 31 आ रहा है, फिर 31 + 2 33। तो यानी क्रम क्या चल रहा है? -3 + 2 -3 + 2 और -3। तो फिर 33 के बाद क्या होगा? बताइए दोस्तों। 33 बस वही क्रम चल रहा है आपका -3 का। तो 33 में -3 करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 30। तो आंसर नंबर आपका ए। 2001 से 11 के दौरान किस राज्य में लिंग अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है? तो कौन से राज्य हैं जहां पर 2001 से 11 के दौरान लिंग अनुपात में वृद्धि जरा भी नहीं हुई, बल्कि माइनस ही हुई है? तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 6 राज्यों में, तो कौन कौन से वो राज्य हैं आपका? जम्मू कश्मीर, बिहार, गुजरात, दमन दीव, दादरा नगर हवेली और आपका लक्षद्वीप। लेकिन अगर पूछेगा कि लिंग अनुपात में सर्वाधिक कमी कहाँ हुई, तो सर्वाधिक कमी आपका कहाँ हुई? दमन द्वीप में, जहाँ पर लिंगानुपात 2001 में कितना था? 710। तो और 2011 में कितना हो गया? 92, यानी वो घट गया, यानी 618 हो गया। 618 यानी कितना घटा वो? -92, यानी 92 वो लिंगानुपात घट गया। तो कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? तो इनमें से वो है नहीं आपका, जम्मू कश्मीर है, तो आपका जम्मू कश्मीर, यानी 6 राज्यों में लिंगानुपात में घटोतरी हुई थी।
महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो चंपारण का विद्रोह कहाँ हुआ था बताइए? चंपारण बिहार में हुआ था। और गांधी जी कब लौटते हैं? 1915 में ये गांधी जी कहाँ से लौटते हैं? अफ्रीका से। तो जैसे ही गांधी जी अफ्रीका से भैया लौटते हैं, इन्होंने गोखले को गुरु बनाते हैं। और पहला उनका जो आंदोलन, जो सत्याग्रह है, कहाँ पर आपका? बिहार, चंपारण बिहार को ही माना जाता है। लेकिन अगर विश्व में पूछेगा तो वो अफ्रीका में आंदोलन कर चुके थे 1906-7 में, क्योंकि वहाँ के नगर निकाय में जो है उनको नाम नहीं चढ़ रहे थे, तो नामांकन नहीं हो रहा था, इसीलिए वहाँ पे वो एक बार सत्याग्रह कर चुके हैं। लेकिन भारत की बात की जाएगी तो भारत में वो चंपारण बिहार के यानी 1917 में नील की खेती के विरुद्ध इन्होंने किया था। क्योंकि सबसे पहले वो राजकुमार शुक्ल, देखिए जो नाम है ये राजकुमार शुक्ल, तो राजकुमार शुक्ल जो है ये मिलते हैं इनसे लखनऊ में, इनसे आग्रह करते हैं कि सर यहाँ नील की खेती यानी किसानों पे बहुत ही अत्याचार अंग्रेज कर रहे हैं और ज़बरदस्ती ये लोग नील का खेती के लिए बाध्य करते हैं, तो प्लीज़ गांधी जी आप आइए और हम वहाँ पर प्रतिनिधित्व करिए। तो राजकुमार शुक्ल पे तुरंत गांधी जी आह्वान पे ये चले आते हैं, ट्रेन में बैठ कर भैया पहुँच जाते हैं चंपारण बिहार। और इनके साथ कौन कौन गए थे? राजेंद्र प्रसाद भी गए थे, ब्रजकिशोर भी गए थे और कृपलानी भी, जेपी कृपलानी भी गए थे। लेकिन एक बंदा था जो कि इनका विरोध किया था। कौन? जो कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा चमचा था, एनजी रंगा। तो किसने विरोध किया था? ऑप्शन नंबर आपका बी, एनजी रंगा। और यहीं पर महात्मा की उपाधि मिली थी, इसको भी रट लीजिएगा, यानी महात्मा की उपाधि यहीं पर मिली थी। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होते हैं भैया बताइए? 250 सदस्य, जिनमें कि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, जो कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो आंसर नंबर आपका कौन सा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है? तो हमको छांटना क्या है यहाँ पे? जो सही सुमेलित है। तो संविधान का चौथा भाग यानी भाग 4 के ए में आपका क्या है? मौलिक कर्तव्य। तो यही आपका क्या सही सुमेलित है, यानी भाग 4 के का में क्या है आपका? मौलिक कर्तव्य। और बाकी ये सब गलत है। तो संविधान के, तो चलिए हम सभी भाग की बात कर लेते हैं। तो देखिए भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। तो ये देखिए तीसरा है, ये गलत है। तो भाग 2 में क्या है आपका? नागरिकता है। और मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में है। तो इसको भी रख लीजिए, मूल अधिकार किस में हो गया? भाग 3 में। और भाग 4 में क्या हो गया आपका? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 के काम में मौलिक कर्तव्य है ही। और भाग के 5 में क्या है आपका? संघ भाग। और 6 में क्या है आपका? राज भाग। 7 में क्या है? पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। और आपका पंचायत किस में है? भाग 9 में। तो सभी को रख लीजिए। नगर पालिकाएँ भी आपके 9 के क में है। तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका सही सुमेलित है? बस आपका ये थर्ड वाला। समन्वित ग्रामीण विकास योजना IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो IRDP का प्रमुख लक्ष्य ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा जो नीचे रहने वाले हैं उनको रोजगार दिलाना। और इस योजना की प्रारंभ कब की गई थी? 1980 में की गई थी। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1980 में की गई थी। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो कौन सा? हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का जमना, या पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो भौतिक परिवर्तन वो होता है कि वाष्पन द्वारा, यानी भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ का पूर्व रूप पुनः प्राप्त किया जा सके। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का पूर्व रूप प्राप्त नहीं होता है, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो किसमें आपको मिलेगा? तो दूध से दही का बनना, तो देखिए दही बन जाएगा, लेकिन दही से क्या दूध बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका गलत हो गया। अब मोमबत्ती जल जाएगा, तो मोमबत्ती जलने के बाद क्या फिर से वो मोमबत्ती बनेगी? बिल्कुल नहीं। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होगा, यानी काला होने के बाद क्या ये फिर से वो चांदी के बर्तन
सफ़ेद हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं। तो ये सब क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन, यानी ए, बी और आपका डी, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन में आएंगे। और भौतिक में क्या आएगा, यानी पानी में चीनी का घुलना, तो पानी में चीनी का घुल जाएगा, फिर वाष्पन द्वारा वो पुनः चीनी प्राप्त हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो आंसर नंबर आपका डी। निम्न में से कौन सा आरडीएक्स का दूसरा नाम है? तो आरडीएक्स का दूसरा नाम क्या है आपका, साइक्लोनाइट। आंसर नंबर आपका सी। तो इसको भी रख लीजिए। तो आरडीएक्स को यूएसए में क्या कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, कहाँ पर, यूएसए में क्या कहा जाता है, साइक्लोनाइट। और जर्मनी में हेक्सोसोन, तो जर्मनी में क्या कहा जाता है आपका, हेक्सोसोन। और आपका इटली में क्या कहा जाता है, तो इटली में T4 कहा जाता है इसी को, आरडीएक्स को। तो याद रख लीजिएगा, सभी कहीं से ही पूछ सकता है। तो आपका साइक्लोनाइट। आइए फिर से मैथ का क्वेश्चन है। तो निम्न जो श्रृंखला दी गई है, सीरीज दी गई है, अगली संख्या क्या होगी? तो -1, फिर 0, 1, 8, 27। तो देखिए क्रम क्या कह रहा है, बताइए दोस्तों। तो -1 का हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 ही आएगा। 0 का हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 का हम अब क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब ये 8 है, तो 8 का मतलब 2 का हम क्यूब करेंगे तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, 8। और 27 इसी तरह, यानी हम 3 का क्यूब करेंगे, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, क्या हो जाएगा, 3 त्रिक को 9 त्रिक 27। अब अगली संख्या आप समझ गए होंगे, यानी क्या होना चाहिए, 4 का क्यूब होना चाहिए। तो 4 का क्यूब यानी क्या हो जाएगा, 64। तो आंसर नंबर आपका कौन सा, बस आपको थोड़ा प्रेजेंट आप माइंड से लगाना है कि ये क्या श्रृंखला में दिया है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग से आप पहचान कर लेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो एस्ट्रोजन एक एस्ट्रॉयड होता है जो पुटकाओं के द्वारा उत्पादित होता है। तो यानी आंसर नंबर आपका बी। भारत के, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, कृषि प्रणाली में अधिकतर प्रमुखता क्या होगी, बताइए दोस्तों। तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर कृषि उद्यान को बढ़ावा मिलता है। तो यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, यानी उद्यान की कृषि की, यानी यही बढ़ाने के उद्देश्य। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी। भारत में कोरोना का सबसे पहला संक्रमित व्यक्ति किस राज्य में मिला था? तो बताइए दोस्तों। तो भारत में पहले सबसे पहला कोरोना का संक्रमित किस राज्य में मिला था आपका, केरल में। तो केरल में एक जो मेडिकल की छात्रा रहती है, वो जाती है भैया वुहान मेडिकल की पढ़ाई करने, 20 वर्षीय लड़की रहती है। तो वुहान से वो मेडिकल का कोर्स करती है, और उसको जैसे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होती तो चली आती है, तो उसको संक्रमित पाया जाता है। तो सबसे पहला कहाँ मिला था, केरल। लेकिन कोरोना से सबसे पहली व्यक्ति की मौत भारत में कहाँ होती है, तो कर्नाटक में होती है। इसको भी याद कर लीजिएगा, सबसे पहली मौत कहाँ होती है, कर्नाटक में। सबसे पहला मरीज कहाँ मिलता है, केरल में। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? तो कौन सा भैया सबसे उत्तेजनशील स्थल है, पूर्वी हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, या आपका पश्चिमी हिमालय? तो बताइए, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, यानी पूर्वी हिमालय और आपका पूर्वी घाट। तो ये प्रखर से स्थल माने जाते हैं जैव विविधता के दृष्टि से। तो आपका आंसर नंबर आपका फर्स्ट। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में चीनी उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो बताइए दोस्तों। समुद्र से निकटता, काली मृदा, तो गन्ने से चीनी की प्राप्ति की उच्च दर, या परिवहन की उत्तम व्यवस्था? तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें, सभी
हमको समझ में आ रहा है भाई? तो आइए सभी में लगा दीजिए, तो यानी सभी चारों। निम्न में से कौन सा उपाय मृदा क्षरण समस्या को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है? तो कौन सा उपाय आपका आवश्यक है? तो उच्च ढालों की भूमि पर जुताई नहीं हो सकती, अपर्दनग्राही ढालों पर समोच्च जुताई, तो ये आपका सही है। और कृषि की पट्टीदार विधि का करना, तो यानी 2 और 3 किस में है आपका आंसर नंबर आपका सी में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, निम्न में से कौन सा होता है? तो बताइए दोस्तों, चाहे महासागर क्षेत्र कह लीजिए और चाहे आप समुद्रिक क्षेत्र, तो यहाँ पर महासागर दिया है, तो सर्वाधिक जो है सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है आपका? महासागर या समुद्र। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है, तो कितनी है फसल गहनता? बताइए दोस्तों, 110%, 135%, 160% या आपका 185%, तो है कितनी? 160%, आंसर नंबर आपका सी। उत्तर प्रदेश की सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो कितने जलवायु के आधार पर बांटा गया है सस्य जलवायु? तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? 9। तो पहला भाबर तराई क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी मैदान हो गया, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा दक्षिणी पश्चिमी मैदान और पांचवा मध्य मैदान, छठवां बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, सातवां उत्तरी पूर्वी मैदान और आठवां पूर्वी मैदान और नौवां आपका विंध्य प्रदेश। तो यानी कितने हो गए टोटल आपके? 9। निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम उनकी 2011 के हिसाब से लगाना है। तो आइए आरोही क्रम में हम लगाते हैं। तो सबसे पहला आरोही क्रम की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, तो यही आपका सही है। आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। अगर इसको हम आरोही क्रम में लगाएंगे तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा? सिक्किम, फिर अरुणाचल, फिर गोवा, फिर नागालैंड। निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आपका ये? लखनऊ में स्थित है, तो आंसर नंबर आपका बी। आकलकांड जीवाश्म पार्क भाग है, तो कहाँ पर है? कौन सा भाग होता है ये जैसलमेर में स्थित है आपका। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। आइए अगले क्वेश्चन में, विश्व में प्रथम आम की बीज रहित प्रजाति कौन सी है? तो प्रथम है, कृषि का क्वेश्चन है, एकदम से रट लीजिएगा। तो प्रथम आम की जो बीज रहित प्रजाति है भैया, वो कौन सी है बताइए? इसमें बीज जरा भी नहीं होता है, गुठली उठली सीधे इसको खा जाइए कच्चा। तो चलिए हम बता देते हैं दोस्तों, सिंधु, जो ये रत्ना अल्फांसो का ही एक उपनाम है, सिंधु, यानी आंसर नंबर आपका ए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया था? तो भैया किस प्रस्ताव लेकर आए थे अंग्रेज, तो जो कि वो असफल हो गए, असफलता हो गई उसी का, क्योंकि कोई स्वीकार भारतीय नहीं कर रहा था। तो इसी का असफलता के उद्देश्य में क्या छोड़ा गया भैया? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी आंसर नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। तो ये क्योंकि जनमानस में बहुत असंतोष हो गया था, तो इन्होंने क्या किया, 14 जुलाई को जो वर्धा में हुआ था 1942 में, वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन को पास किया जाता है और गांधी जी सबसे पहले नारा देते हैं करो या मरो का। बम्बई के ग्वालियर टैंक से मैदान पे नारा देते हैं भैया करो या मरो। तो ये रट लीजिएगा, क्योंकि गांधी जी जब नारा दे दिए तो भैया और कहाँ रुकने वाले, क्योंकि सभी हिंसा में उतारू थे, क्योंकि भैया अहिंसा के दम पर तो आज़ादी हम नहीं ले सकते। तो गांधी जी ने नारा दे दिया भैया करो या मरो, तो एकदम से जनता उग्र हो गई, तभी अंग्रेज़ों को एकदम से मजबूर होना पड़ा और ये यहाँ से फिर भागे भाई। चलिए तो किस प्रस्ताव रख लीजिएगा, इसी के उपलक्ष्य में, इसी की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था।
आइए अगला क्वेश्चन भी ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो इनमें से कौन सा कथन क्या है सही नहीं है? तो गांधी ने वायसराय के साथ साक्षात्कार मांगते हुए एक पत्र लिखा था, तो ये आपका सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त किया जाना चाहिए, ये भी आपका सही है। कारावास में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ा जाना, ये भी आपका सही है। समस्त अधिकृत जमीनें मूल स्वामियों को वापस लौटा जाए, तो ये आपका नहीं है। तो ये आपका इरविन पैक्ट में नहीं था। तो देखिए क्यों गांधी इरविन पैक्ट हुआ? क्योंकि जो पहला आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 30, 31 और आपका 32, और तीनों गोलमेज हुए थे फ्लॉप यानी असफल हो गए थे। तो चूंकि 1930 में भैया गांधी जी यानी कांग्रेस का कोई सदस्य ही नहीं जाता है, तो इसीलिए भैया ये हो जाता है क्या? फ्लॉप। अब जैसे ये फ्लॉप हो गया तो गांधी और इरविन ने सोचा, दिमाग लगाया कि भैया बिना कांग्रेस के सदस्यों के ये समझौता हो नहीं पाएगा, यानी गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं होगा। तो उन्होंने गांधी से पैक्ट किया कि भैया हम ये आपकी सभी राय मानेंगे, यानी जो समुद्र किनारे नमक है वो भी आप बनाइए, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन उसको भी स्थगित कर दीजिए, और जो बहिष्कार नहीं करिए, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार भी नहीं करेगी, ये भी गांधी जी को मानना पड़ा था। लेकिन आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आना पड़ेगा। तो चूँकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इसी पैक्ट के तहत वो जाते हैं, तो वहाँ जैसे ही जाते हैं तो गांधी जी याद कर लीजिएगा सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही वो गए थे, सिर्फ एकमात्र यही था जिसमें वो गए थे। तो वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भैया अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोल सम्मेलन में गए थे, इसको भी रट लीजिएगा। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जो है हरिजन को लेकर एक नई नीति शुरू कर देते हैं, यानी अम्बेडकर को लेकर, यानी भैया भारत पाकिस्तान तो अलग ही हो रहा था, अब हरिजन भी भैया एक अपना अलग बसा ले देश। तो गांधी जी तैयार नहीं हुए, बीच में छोड़ के लौट गए, और यहाँ तमतमा के जैसे ही भारत पहुँचते हैं भैया वायसराय से मिलते हैं, वायसराय नहीं मिलते हैं, वायसराय जब मुलाकात नहीं होती तुरंत अनशन शुरू कर देते हैं। तो ये कहानी रहती है भैया इनकी। तो चलिए, तो कौन सा आपका नहीं था पैक्ट में? आपका ये डी वाला। तो आप लोग देखिएगा प्लेलिस्ट में सारा कुछ है, मैटर मैंने दे दिया हूँ हिस्ट्री का और इंडियन नेशनल मूवमेंट का यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वहाँ सारा वीडियोज़ है, आप लोग देखिएगा। तो दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगाने खास किसे निर्दिष्ट करता था? भटियारा को, शाही गुलाम को, डाकवाहक को, या राज अस्तबल के पहरेदार? तो भैया जो बंदगाने खास थे ये शाही गुलाम थे, इनको हम कह सकते हैं, और ये फिरोज शाह तुगलक ये बनाया था बंदगाने खास। तो यहाँ पर ये दासों की देखरेख के लिए बनाया गया था, तो ये शाही गुलाम के लिए। आंसर नंबर आपका बी। हाल ही में 27वें व्यास सम्मान के लिए साहित्यकार को पुरस्कृत किए जाने की, यानी 27वां व्यास सम्मान किसे मिला है आपका? बताइए दोस्तों। ममता कालिया को, दुखम सुखम के लिए। तो आंसर नंबर आपका बी। नवंबर 2017 में किसने जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो कौन थे भैया? मनगाम्बा। आंसर नंबर आपका डी। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जो सेवा ऐप है, तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो सेवा ऐप बनाया गया है भैया, इसका संबंध विद्युत के क्षेत्र से है, यानी सरल ईंधन वितरण एप्लीकेशन, यानी सेवा का पूरा नाम क्या हो गया? SEVA, यानी एस से हो गया सरल, ई से ईंधन और वी से वितरण, ए से एप्लीकेशन, इसका पूरा नाम हो जाएगा सेवा। तो ये विद्युत क्षेत्र के संबंधित है आपका। तो कैसे लगे आपको टॉप 30 क्वेश्चन? अगर दोस्तों आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक के बटन में ज़रूर क्लिक करिएगा। धन्यवाद।